हेलो एवरीवन। इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे उन प्रतिकूल कारकों के विषय में जिन्होंने वनस्पति जात को, जिन्होंने प्राणी जात को अर्थात वनों को और जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाया। तो आइए इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में बदल दिया। हमने इनका एक संसाधन के रूप में बहुत दुरुपयोग किया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वनों और वन्य जीवन से ही प्राप्त होता है। ये वनों से देखो कितनी सारी हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अलग से क्वेश्चन आता है कि वनों के लाभ लिखिए, तो वनों के लाभ हम जब लिखेंगे तो हम इन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं कि वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, छाल प्राप्त होती है ना, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद, ये सभी फल फूल, ये सभी हमें वनों से ही तो प्राप्त होते हैं। भारत में इसलिए हम स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। वनों को नुकसान पहुंचाने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में हुआ था। उपनिवेश काल का मतलब ब्रिटिश काल, यानी कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था पेड़ पौधों को। इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने वनों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने रेल लाइनें बिछाई, रेलवे ट्रैक्स, जिसके लिए जंगलों को साफ किया गया, जंगल काटे गए। रेलवे के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। लकड़ी के जो स्लीपर्स बनाए जाते हैं जिनके ऊपर रेलवे ट्रैक बिछाई जाती हैं, तो वो सब जंगलों से ही मिलनी थी, जंगलों को इसलिए काटा गया। उसके साथ ही रेलवे लाइन बिछाने के लिए रास्ते भी बनाए गए, तो वो भी उन्हें भी उसके लिए भी जंगलों को साफ़ किया गया। कृषि के लिए भी जंगलों को साफ़ किया गया। व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में भारी वृद्धि हुई थी अंग्रेजी काल में। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर खुदाई का कार्य हुआ था, जिसकी वजह से जंगलों को नुकसान पहुँचा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। यानी कि ब्रिटिश काल तो था ही जिम्मेदार, लेकिन जब हम आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, 1947 में भारत ने आज़ादी प्राप्त कर ली, तो उसके बाद भी वनों का सिकुड़ना जारी रहा, वनों को नुकसान जारी रहा। उसका कारण क्या था? कारण था कृषि का फैलाव, क्योंकि हमें अपनी इस बहुत बड़ी आबादी के लिए अनाज की आवश्यकता थी, और अनाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें ज़मीन चाहिए जिस पर हम अनाज उगाएंगे। तो उसके लिए हमने जंगलों को साफ करके और खेती बाड़ी के लिए जगह तैयार की, जिससे वनों को नुकसान हुआ। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदल दिया गया। देखिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है, 26,200 वर्ग किलोमीटर। 200 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि क्षेत्र में बदल दिया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई हुई या वनों का निम्नीकरण हुआ।
झूम खेती, अलग से क्वेश्चन, झूम खेती किसे कहते हैं, या स्थानांतरी खेती किसे कहते हैं। तो झूम खेती का अर्थ है कि एक स्थान पर हम कृषि करते हैं और फिर उस स्थान को छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं और फिर दूसरे स्थान पर खेती बाड़ी करते हैं। इसका दूसरा नाम स्लैश और बर्न भी है, अर्थात हम पहले जंगलों को साफ काटते हैं, काट करके उन्हें वहाँ पर उस ज़मीन तैयार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और फिर जो है वहाँ से उसमें आग लगा के जब वहाँ जाते हैं तो सब कुछ जला करके चले जाते हैं। तो इस तरह से भूमि को नुकसान पहुँचता है, भूमि के उपजाऊपन को नुकसान पहुँचता है, जंगलों को नुकसान पहुँचा, वनों को नुकसान पहुँचा। इसके साथ ही बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। हमने बड़े बड़े बांध बनाए, है ना, और बहुत बड़े बड़े जो है बिजली उत्पादन के लिए बिजली घर बनाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, बड़े बड़े प्लांट्स लगाए। तो इन सब परियोजनाओं ने भी वनों को नुकसान पहुंचाया। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन साफ कर दिए गए। ठीक है, यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, अभी भी जंगलों को काटा जा रहा है। किसके लिए? बड़ी परियोजनाओं के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूरे हो जाने में जलमग्न हो गया। कि जब वहाँ पर नर्मदा सागर परियोजना पूरी हो गई, नर्मदा नदी पर जब एक बांध बन गया, और उस एक बांध नहीं, उस पर बहुत सैकड़ों बांध बने, छोटे बड़े, जिसकी वजह से 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र उस परियोजना के अंदर जल में समा गया। अब आप देखिए कि वहाँ उस क्षेत्र के अंदर जो वन वन वाला क्षेत्र है, वो सारा का सारा पानी में जब चला समा जाएगा तो वो वनों को नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी भी नुकसान पहुँचाता है। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पॉइंट बना करके भी हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला, नंबर 1, जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वनों से होती है। नंबर 2, ब्रिटिश शासन के दौरान भी वनों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ठीक है। तीसरा है, आज़ादी के बाद अनाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने जंगलों को काटा और खेत बनाए और फिर उनमें फसलें उगाई। चौथा, बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए भी हमने वनों को साफ किया, जिसमें बांधों का निर्माण करना होता है, बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, या फिर बहुत सारे जो है एयरपोर्ट बनाए गए, तो उनके लिए जंगलों को साफ किया गया। ठीक है। इसके साथ अगला जो महत्वपूर्ण है वो है खनन। खनन मतलब खुदाई होती है, और खनन करके हम नीचे से खनिज पदार्थ निकालते हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो लोहो अश्क हो, ठीक है, बॉक्साइट हो। तो ये सारी चीज़ें हम ज़मीन से तो निकालते हैं, तो ज़मीन से निकालते हैं तो खुदाई करते हैं। तो ये खनन जो क्षेत्र थे, ये जंगलों के किनारे थे, जंगलों के पास थे, और जैसे जंगलों को काफ़ी नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। वहाँ पर ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है भारत का, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसको नुकसान है काफ़ी, क्योंकि वहाँ पर खनन का कार्य होता है, खुदाई होती है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुँचाया है। प्राकृतिक आवास, पशुओं के, जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास क्या होते हैं? जंगल होते हैं, जंगलों में तो रहते हैं पशु पक्षी। लेकिन जब जंगल ही उजड़ रहे हैं तो फिर जानवर वहाँ से जा रहे हैं, या फिर खनन हो रही है। खनन में खनन के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से शोर शराबा होता है, जिससे जंगली जानवर वहाँ से भाग जाते हैं, चले गए। और कई जातियाँ, जिनमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन में भी जो है रुकावट आ रही है। वो भी अपने आप आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ भ्रमण नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई भी मुख्य भूमिका निभाती है। तो पांचवा कारण क्या हो गया? पांचवा कारण है पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई। ये भी एक कारण है।
पशुचारण पशुओं को जो है चारा के लिए पौधों पौधों को काटा जाता है ना। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों काटकर ही की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। ठीक है, ये इतना बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि अब जब लकड़ी चाहिए हमें ईंधन के लिए तो सूखी लकड़ियाँ भी जंगल में बहुत होती हैं, तो वो सूखी लकड़ियाँ ले आते हैं जो अपने आप ही सूख जाती हैं, या फिर छोटी मोटी टहनियों को काट करके ही लकड़ियाँ लाई जाती हैं, पूरा पेड़ नहीं काटा जाता। तो इसलिए एक कारण तो है ये, लेकिन बड़ा कारण नहीं है। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं। संचय कोष का मतलब कि यहाँ पर खजाना है, बहुमूल्य खजाना। ठीक है, वन पदार्थों का, खनिजों का, जो कि तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी पैदा करते हैं, क्योंकि संघर्ष पैदा होता है इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए या इनका इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से वनों को नुकसान पहुंच रहा है, जिनकी वजह से जंगली जानवरों का जीवन संकट में पड़ रहा है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेट करना, पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल हैं। एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि भारत में जैव विविधता कम होती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग इन इंडिया, एंड वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जैव विविधता कम हो रही है? इसके कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं जिनकी वजह से जैव विविधता कम हो रही है? जैव विविधता जैसे हमने पीछे ऊपर पढ़ा है, जैव विविधता का अर्थ है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की उपस्थिति या उनका अस्तित्व जैव विविधता कहलाता है। तो ये जैव विविधता कम क्यों हो रही है? इसके लिए कुछ कारण है। कारण क्या है? नंबर 1, वन्य जीव के आवास का विनाश हो रहा है, यानी कि जंगलों को काटा जा रहा है। तो वहाँ पर जब जंगल काट काट दिए जाएंगे तो फिर जीवों के लिए आवास कहाँ रहेगा, उनके घर कहाँ रहेंगे? जंगली जीवों के लिए तो घर उनके जंगल ही है। तो ये कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ से भाग गए या फिर मर गए। दूसरा, जंगली जानवरों को मारना भी एक कारण है, यानी कि उनका शिकार करना, उनकी खाल के लिए या उनके और दूसरे नाखूनों के लिए या फिर दूसरे और उनकी हड्डियों के लिए या मांस के लिए भी जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है। इससे भी बड़ी मात्रा में जंगली जानवरों का को नुकसान पहुंचा है और उनकी संख्या में कमी आई है। पर्यावरणीय प्रदूषण भी इसका एक कारण है। इकोलॉजिकल या जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसने भी इस जैव विविधता को कम किया है। ठीक है, विषाक्तीकरण है, यानी कि प्रदूषण के साथ साथ हवा के अंदर जहर सा घुल गया एक तरह से, बहुत केमिकल और गैसों के विसर्जन से एक तरह से जो माहौल है, पर्यावरण है, वो विषाक्त हो गया है, जहरीला हो गया है। इससे बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रेडिएशन है, जैसे मोबाइल टावर लग रहे हैं, तो मोबाइल टावर के में से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलता है, विकिरण निकलता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो है पक्षी मर गए। चिड़िया इसका उदाहरण है सबसे महत्वपूर्ण, गौरैया दिखाई नहीं देती, उसके लिए कारण यही माना जाता है। ठीक है, और एक और कारण है जैव विविधता का कम होने का, वह दावानल, मतलब जंगलों में आग लगना। जब हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि अफ्रीका के जंगलों में आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई। तो ये जो आग लगना है, हमारे यहाँ भी भारत में भी कई बार जंगलों में आग लग जाती है। तो ये जो आग है इसकी वजह से भी बहुत सारे पशु पक्षी मारे जाते हैं या इधर उधर भाग जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारणों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका
असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। यहाँ पर इनइक्वालिटी भी एक फैक्टर है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, पर्यावरण के विनाश का एक कारण बनता है। संसाधन, प्रत्येक राज्य के पास संसाधन समान मात्रा में नहीं है। किसी राज्य के पास ज़्यादा संसाधन है, किसी के पास कम है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। जनसंख्या का ज़्यादा होना, लोगों की बड़ी संख्या होना, जनसंख्या विस्फोट जिसे कहते हैं, ये भी क्योंकि इसका भी तो पूरा भार वनों के ऊपर पड़ता है, जंगलों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए। जब अनाज चाहिए तो खेतीबाड़ी करनी पड़ेगी, खेती के लिए ज़मीन नहीं है तो जंगलों को काटना पड़ेगा। तो जनसंख्या का ज़्यादा होना भी पर्यावरण विनाश का एक मुख्य कारण है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि जितना उपभोग अमेरिका का नागरिक करता है वो उपभोग सोमाली के नागरिक से 40 गुना अधिक होता है। यानी कि अमेरिका के नागरिक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इन संसाधनों का, वो ज़्यादा इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम कह सकते हैं। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन क्या कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। इसके साथ ही इसमें एक टिप्पणी आई है बीच में कि क्या आप जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन खत्म हो चुके हैं? एक अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं भारत के। 1/3 जलमग्न भूमि जो वेटलैंड थी वो सूख चुकी है। जो कभी वहाँ पानी भरा रहता था, अब उस 1/3 वो सूख गई है, 1/3। 70% धरातलीय जल क्षेत्र यानी कि वाटर बॉडीज प्रदूषित हो गई हैं। जितना भी जहाँ जहाँ जल पाया जाता है, चाहे वो पौंड हैं, चाहे वो नदियाँ हैं, चाहे वो झीलें हैं, वो सभी कैसी हो गई हैं? प्रदूषित हो गई हैं। 70% पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। और जंगली जानवरों की शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, और ये हमारे इस चैप्टर में जब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देंगे तो उसमें बहुत उपयोगी साबित होंगे। इसके साथ ही तो अमीर लोग जो हैं वो भी बड़ा कारण है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि वो अधिकतर संसाधनों का वही इस्तेमाल करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग उन संसाधनों का इस्तेमाल उतनी मात्रा में नहीं करते जितनी मात्रा में अमीर लोग करते हैं। उनकी संख्या कम है लेकिन संसाधन उनके पास ज़्यादा है। वनों और वन्य जीव का जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है, ये सिर्फ बायोलॉजी का ही एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे जैव विविधता का विनाश होगा तो उससे संस्कृति की जो विविधता है वो भी प्रभावित होगी। संस्कृतियों का भी नाश होगा, उनका भी विनाश होगा। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। बहुत सी हमारी ऐसी जातियां हैं जिनको हम मूल निवासी कहते हैं, जो आदिवासी हैं, जो जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है, वो अब गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि जंगलों पर सरकार का कब्जा हो गया, और साथ ही साथ उन जंगलों का इस्तेमाल अमीरों के लिए किया जा रहा है या फिर विकास के लिए किया जा रहा है।
और उन्हें वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो इससे उनका जीवन दुर्भर दुर्भर हो गया है और वो निर्धन हो गए। आर्थिक रूप से वो हाशिए पर पहुंच गए हैं। ठीक है, वो बहुत पिछड़ गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों और पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित होती हैं। यानी कि जो महिलाएं हैं वो अधिक पिछड़ रही हैं पुरुषों की तुलना में, गरीबों में भी। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की तो होती है। महिलाएं जंगलों में लकड़ी काटने के लिए जाती हैं, लकड़ी चुनने के लिए जाती हैं। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य का भार बढ़ता जा रहा है। अब उनको और दूर जाना पड़ेगा लकड़ी के लिए, चारे के लिए। ठीक है, और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10-10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा गरीब में भी ज़्यादा भार, ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो महिला को ही हो रहा है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात वो बीमारी का शिकार हो रही है। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और उनका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होता है और हो रहा है। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा, है ना। अब जो ये वन कटाई, यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होगा कि वन कटाई के परोक्ष परिणाम कौन कौन से हैं, या वन कटाई के परोक्ष नुकसान कौन कौन से हैं। वन कटाई का मतलब नुकसान होना है, तो वो परोक्ष मतलब डायरेक्ट, जो सीधे पड़ते हैं। कुछ प्रभाव इनडायरेक्ट होते हैं, है ना, सीधे सीधे तौर पर हमें उनका वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव होता है। लेकिन कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो परोक्ष, डायरेक्ट होते हैं, जो दिखाई दे जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि सूखा, वनों के कटने से सूखा पड़ जाता है। सूखा क्यों पड़ता है? पहले बताया था कि वन वर्षा लाने में सहायक है ना। जब वर्षा ही नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट, सूखा पड़ेगा। दूसरा, बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण को जितना नुकसान होगा उससे गरीबी में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये भी एक इसका प्रभाव है जो कि सीधे पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। तो अब आवश्यकता क्या है भाई? वनों का कटाव जारी है, वनों को नुकसान पहुंच रहा है, वनों से बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो इसका फिर हल क्या है, क्या करें फिर? हल है वनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। सो वी नीड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स टू सेव फॉरेस्ट, टू सेव ह्यूमन बींग्स, ठीक है, टू सेव अर्थ, टू सेव एनवायरनमेंट। पर्यावरण को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए, है ना, और प्रदूषण से बचने के लिए हमें वनों का संरक्षण करना पड़ेगा, वनों को बचाना पड़ेगा, वनों को काटने से रोकना पड़ेगा। तो एक सही नीति बनाई जाए, इसकी आवश्यकता है। आइए इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण एक टॉपिक है। प्रश्न उठता है कि भारत में वनों को या वन्य जीवन को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। दो प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि भारत में वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। What steps have been taken to conserve the forest and wildlife in India? This is a simple question. Let us discuss this question, the answer of this question. वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण, ह्रास मतलब नुकसान के कारण, इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है।
परम आवश्यक है, बहुत जरूरी हो गया जंगलों को बचाना, जंगली जीवों को बचाना, क्लियर। परंतु हम वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना हमें क्यों जरूरी है? वाई डू वी नीड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड द वाइल्ड लाइफ? क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है ताकि हमें ऊपर वर्णित परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, हमें बाढ़ का सामना ना करना पड़े, हमें सूखा का सामना ना करना पड़े, हमें गरीबी का सामना ना करना पड़े, पर्यावरण असंतुलन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए क्लाइमेट चेंज का यही समस्या, भारी समस्या है, पर्यावरण, इसको हम परिवर्तन कहते हैं, जलवायु परिवर्तन, उसका सामना ना करना पड़े तो हमें वनों का संरक्षण करना पड़ेगा। संरक्षण से पारिस्थितिकी की विविधता बनी रहती है। नंबर 1, इकोलॉजी की जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहती है। तो कंजर्वेशन मेंटेन्स द डाइवर्सिटी ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा हमारे जीवन, साध्य, संसाधन, जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। हमारे जीवन साध्य संसाधन कौन से, जिनसे हमारा जीवन टिका हुआ है? वो जल है, वायु है, मिट्टी है, मृदा है। तो ये सब बने रहते हैं अगर हम वनों का संरक्षण करेंगे तो। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स, जिसको जेनेटिक कहते हैं, विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। पारंपरिक फसलें मतलब लंबे समय से जिन फसलों को हम उगाते आ रहे हैं उन्हें हम पारंपरिक फसलें कहते हैं। ठीक है, चाहे गेहूँ है, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो चावल है, चाहे वो मक्का है, ये सब पारंपरिक फसलें हैं, इन्हीं पर ज़्यादा हम निर्भर कर रहे हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर भी निर्भर है। जलीय जीव की विविधता को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें मछली पालन को बनाए रखना पड़ेगा। क्लियर। 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की थी और उसी मांग के नतीजे स्वरूप भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 में लागू किया गया। एक फॉरेस्ट लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना 1972 में, ठीक है, और 1972 में लागू हो गया। इसका उद्देश्य था वन्य जीवन का रक्षण, वनों का रक्षण और वनों में रहने वाले जीव जंतुओं का रक्षण, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। एक तरह से कुछ क्षेत्र जो कंजर्व्ड क्षेत्र थे कि भाई ये कंजर्व्ड क्षेत्र हैं, ये वन, और उनकी एक लिस्ट बनाई गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, जो एंडेंजर्ड स्पेसीज थे उनको बचाने के लिए प्रयास किया गया, नीति बनाई गई। शिकार प्रतिबंधन पर, शिकार को रोकने के लिए नीति बनाई गई। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार, जिसको हम बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, स्थापित किए गए। ठीक है, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने भी नेशनल पार्क्स बनाए, राष्ट्रीय उद्यान बनाए और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। यानी कि इंसान के द्वारा बनाए गए ये वन क्षेत्र थे एक तरह से, जो पशुओं के लिए स्थापित किए गए और इस जैव विविधता को बनाए रखने के लिए किए गए, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं को भी की घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। ठीक है, इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। घड़ियाल
जो मगरमच्छ के जो 3 किस्में उनको बचाने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए। जो मीठे पानी वाला मगरमच्छ है, जो मीठे पानी में पाया जाता है, जो नमकीन पानी में पाया जाता है वो लवणीय मगरमच्छ होता है, और एक घड़ियाल, इनको बचाने के लिए प्रयास किए गए। एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गौड़ावन, ठीक है, और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण या पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण प्रदान किया गया। उनको एक कवच दिया गया, कानूनी कवच, और इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, कोई इनका शिकार नहीं करेगा। तो ये जो एंडेंजर्ड स्पेसीज थे ये विलुप्त होने से बच गए। इसका एक लाभ ये हुआ। आजकल जो संरक्षण परियोजनाएं हैं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है कि कैसे और कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं जिनसे ये संरक्षण और मजबूत हो, संरक्षण और पुख्ता हो। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। कीटे माने कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनको भी हमें बचाना है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, मृगों, ये सब कीट हैं, और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। तो कितने महत्वपूर्ण कदम जो है उठाए गए हैं। इसलिए वन्य जीव संरक्षण के लिए 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार सूची में शामिल की गई हैं, और उन्हें भी जो है संरक्षित या रक्षित श्रेणी में रखा गया है। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, ये हम एक अलग टॉपिक हो गया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग बार बार ये पेपर में परीक्षा में आता है 10th क्लास में, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन बड़े बड़े जो एग्ज़ाम हैं जो सोशल स्टडीज़ के, उनमें भी आता है। ख़ासतौर से जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना क्या है, या राइट ए कमेंट्री ऑन टाइगर प्रोजेक्ट, एक टिप्पणी लिखिए इसके ऊपर। वन्य जीवन संरचना में बाघ, टाइगर को बाघ कहते हैं हिंदी में, एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई थी। कहाँ 55,000, और जो घटकर 1857 रह गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में उपयोग के कारण भी इस बाघ की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। यहाँ अवैध रूप से इन बाघों की चोरी की जाती है, इनका शिकार किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। ओके, दूसरे जानवरों को बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट जिसको कहते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में प्रमुख बाघ संरक्षण
परियोजनाओं के उदाहरण हैं। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ कि भाई पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ है, वो केरल में है। मानस बाघ रिजर्व कहाँ है, वो असम में है। इस तरह से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो आपका जो है उत्तराखंड में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में है। क्लियर। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार राजस्थान में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बाघ परियोजना, जिसका उद्देश्य सिर्फ बाघों को ही बचाना नहीं है बल्कि अन्य जीवों को भी बचाना है, क्योंकि इस परियोजना के तहत कुछ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं और कुछ सेंचुरीज बनाई गई हैं, पशु विहार बनाए गए हैं। अब जो अगला टॉपिक है इसमें वह है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें या उन्हें बचाना चाहें तो उनका प्रबंधन, उनका नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्लियर। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को बचाना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। उनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। जितने भी वन है, मोस्टली जो वन है वो सरकार के नियंत्रण में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। इन वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 आरक्षित वन, एक होगा रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर जगह हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो 10वीं का तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। दूसरे जो महत्वपूर्ण और प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आरक्षित वन से आपका क्या अभिप्राय है, या कुछ आरक्षित वनों का उदाहरण दीजिए। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आरक्षित का मतलब है कि यह क्षेत्र वन के लिए ही आरक्षित है। और जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ये सबसे बड़े प्रोटेक्शन शील्ड हैं, सुरक्षा कवच हैं वनों को बचाने के लिए और जंगली जानवरों को बचाने के लिए। तो आरक्षित वन सबसे सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। इसके साथ ही अगला जो कैटेगरी है वह रक्षित वन, सेकेंड कैटेगरी रक्षित वन की है। रक्षित वन का मतलब कंजर्व्ड। ठीक है, कंजर्व्ड फॉरेस्ट। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। जितना भी हमारा वन क्षेत्र है उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ आवर फॉरेस्ट जो क्षेत्र है उसका 1/3 हिस्सा रक्षित है। रक्षित का मतलब है कि वो सरकार के रक्षण में है, सरकार ने उसे रक्षित घोषित कर दिया गया है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है ताकि ये आगे नष्ट ना हो और ये बचे रहें, इसलिए इनकी रक्षा की जाती है, सुरक्षा की जाती है। तीसरी कैटेगरी के जो वन हैं वो है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, यानी कि ना तो जो रिजर्व में रखे गए ना ही कंजर्व में, ना तो या प्रोटेक्टेड कहते हैं। रक्षित जो वन है उनको प्रोटेक्टेड वन कहते हैं। तो ना तो प्रोटेक्टेड वन में आते हैं ना ही वो रिजर्व वन में आते हैं। ऐसे जो वन हैं उनको हम अवर्गीकृत वन कहते हैं, यानी कि दोनों कैटेगरियों में उनको क्लासिफाई नहीं किया गया है। अन्य सभी प्रकार के वन, ऊपर वाले वनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो ये जो अवर्गीकृत वन है इसमें वन
पेड़ पौधे तो शामिल हैं, बंजर भूमि भी शामिल होती है, जिस पर सरकार का भी नियंत्रण हो सकता है, या उसकी मालिक सरकार भी हो सकती है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या समुदाय भी हो सकता है। तो इस तरह से वनों का जो है कैटेगराइजेशन, या वनों के 3 वर्ग होते हैं: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि इन्हें किसे कहते हैं, जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा जो आरक्षित या रक्षित क्षेत्र हैं, वन हैं, वो मध्य प्रदेश में है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। 75% मध्य प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। क्लियर? जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य कौन से होते हैं? वही मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है आपका मिजोरम, त्रिपुरा, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य और गुजरात में अधिकतर वन अवर्गीकृत श्रेणी के हैं। वहाँ आरक्षित या रक्षित वनों की संख्या बहुत कम है, वहाँ अवर्गीकृत वन ज़्यादा हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे समुदाय और वन संरक्षण, यानी समुदाय की वन संरक्षण में क्या भूमिका रही है। समुदाय वनों का संरक्षण कैसे करता है या उसने कैसे किया है। समुदाय का मतलब लोग हैं, यानी कि कम्युनिटी ने या लोगों ने वनों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और फिर हमारी जो संस्कृति है उसने किस तरह से, हमारे जो रीति रिवाज हैं उसने किस तरह से वनों को संरक्षण प्रदान किया है। तो इसमें ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही हैं। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। कुछ मानव प्रजाति भी इन जंगलों में रहती हैं, खासतौर से आदिवासी जो लोग हैं, वो बहुत सारे लोग जंगलों में रहते हैं और जो जंगलों की पूजा करते हैं, जंगलों को बहुत ही मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनका जीवन जंगलों पर ही निर्भर है। क्लियर? भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। कम्युनिटी यानी लोगों की क्या भूमिका है? तो लोगों की बड़ी भूमिका है। लोग जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के साथ मांग उठाते हैं वो कि भाई खनन कार्य बंद कर दो, यहाँ से जो खुदाई चल रही, पहाड़ों को जो की खुदाई हो रही है वो बंद होनी चाहिए। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं स्वयं, और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी उन्हें स्वीकार नहीं है। इसके साथ ही राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है। भैरोदेव डाकव सेंचुरी 1200 हेक्टेयर वन भूमि घोषित कर दी उन्होंने, जिसके अपने ही नियम और कानून हैं, जो शिकार वर्जित करते हैं, यानी कि वहाँ पर शिकार नहीं हो सकता, तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से भी यहाँ के वन जीवन को बचाते हैं। तो ये है मानव समुदाय और वन संरक्षण के उपाय। इसके साथ ही इसमें इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है कि पवित्र पेड़ों की झुरमुट
विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। किस तरह से हमारे रीति रिवाज इन पेड़ पौधों का रक्षण और संरक्षण करते हैं, ये हम भली भांति जानते हैं। हमारे देश के अंदर, भारत में, बहुत से पेड़ पौधों की देवता के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, जैसे कि पीपल, वट, बरगद का जो वृक्ष है, ये ऐसे पेड़ हैं जो पवित्र माने जाते हैं, देवतुल्य माने जाते हैं और जिनकी पूजा होती है। क्लियर। छोटे छोटे पौधे भी, जैसे कि तुलसी, हमारे यहाँ अति महत्वपूर्ण और अति पवित्र जो है पौधा माना जाता है, और उसका रक्षण और संरक्षण, उसको नुकसान पहुंचाना हमारे यहाँ पाप माना जाता है। तो ये सब हमारी संस्कृतियों के हिस्से रहे हैं, हमारी संस्कृति के हिस्से रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों के हिस्से रहे हैं, जिन्होंने इन पेड़ पौधों के रक्षण और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ जहाँ तक पशुओं की संरक्षण की बात आती है, तो बहुत से पशुओं को हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है, जैसे कि मुख्य तौर से गाय है। तो गाय के रक्षण और संरक्षण करना हमारा उत्तरदायित्व ही नहीं, धर्म भी माना जाता है। और गाय का वध करना या गाय को नुकसान पहुंचाना, उसका शिकार करना एक तरह से पाप माना जाता है। तो इस तरह से भी जो है हमने जानवरों का संरक्षण किया है, पशुओं का संरक्षण किया है। क्लियर। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास, बिश्नोई एक जाति, एक समुदाय है, वहाँ पर काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। उदाहरण के लिए हम राजस्थान का एक केस देख सकते हैं, सलमान खान का, जिसने चिंकारा गाय का, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने चिंकारा गाय का शिकार किया था। ठीक है, तो वो उसका विरोध किया था बिश्नोई समुदाय के लोगों ने, और उसमें केस चला काफ़ी दिन तक, और सलमान खान को जो है उसमें कई बार हैरासमेंट हो कह सकते हैं हम, या उसे उस कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा था। तो ये दिखाता है कि हमारे भारत में लोग किस तरह से पशुओं के प्रति उदार रुख रखते हैं, उदार व्यवहार रखते हैं, और वृक्षों या पेड़ों के प्रति भी वो मान सम्मान का भाव रखते हैं। और ये सब मान सम्मान का जो भाव है, जो ये पवित्रता और पूजा का जो भाव है, ये इनका संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इसके साथ ही इसमें जो अगला आपका जो टॉपिक है इसमें वह है कि ये चैप्टर आपका लगभग समाप्त हो रहा है, ख़त्म होने वाला है। अब हम इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात करेंगे वो है कि भाई समुदायों की बात चल रही है कि समुदायों ने किस तरह से पेड़ पौधों के संरक्षण में भूमिका निभाई है। तो चाहे राजस्थान का उदाहरण भी हो सकता है, और हमारी संस्कृतियां हैं वो भी इसका उदाहरण हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे आंदोलन भी रहे हैं जो खास तौर से पेड़ों को बचाने के लिए चलाए गए। पर्यावरण आंदोलन तो चल ही रहे हैं देश के अंदर, लेकिन कुछ खास तौर से पेड़ों के बचाने के लिए चलाए गए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है चिपको आंदोलन। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में भी कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के लिए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदा ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, इनके प्रयोग के बिना भी हम विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन कर सकते हैं। ये संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय भूमिका की समुदायों की भूमिका को, महत्व को उजागर करते हैं।
औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। उड़ीसा इसमें नंबर 1 के स्थान पर है, जिसने सबसे पहले प्रयास किया 1988 में। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन का मतलब होता है कि सरकार और व्यक्ति, सरकार और समुदाय दोनों मिलकर के उसका प्रबंधन करेंगे, ठीक है, उसका रखरखाव करेंगे। प्रबंधन का मतलब रखरखाव तो होता है, मैनेजमेंट। क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। रक्षित वन, ठीक है, इसमें गांवों के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं। इसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते हैं। इसके बदले वे समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे कि गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं, ठीक है। वहाँ से जो छोटे मोटे उनको जो लकड़ी प्राप्त होगी वो उनको मिल जाएगी, लेकिन वो वनों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी में भी वो लाभ के हिस्सेदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की कार्यशीलता या क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अभी हमने उनको हिस्सेदारी तो दी है, लेकिन निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उससे उन्हें भी दूर रखा हुआ है। यह ठीक नहीं है। लोगों को निर्णय देने में भी भूमिका निभानी चाहिए। अतः वे ही विकास प्रक्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण की हितैषी हों और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हों। तो इस तरह से इस चैप्टर की इतिश्री हो जाती है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है और उम्मीद है कि इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें समझ ली होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी। और यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो इस वीडियो को आप बार बार देख करके और सुन करके चीज़ों को समझ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।